नमस्कार दोस्तों, मंथन भाई रतन गुर्जर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में आपने देखा, लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया, काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए एक ही दिन में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो के माध्यम से कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन बार नहीं आवे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और आप कमेंट के माध्यम से मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ये त्रुटि रही या इसमें आपके सुधार की गुंजाइश है, तो मैं सुधार करूँगा। जैसे मेरे परम मित्र आदरणीय शक्ति सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि ग्रीन बोर्ड से 5 सेकंड के लिए आप साइड में हो जावे, ताकि बच्चों को या जो भी दोस्त हैं उन सभी को, कंपटीशन की तैयारी कर रहे दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेने में या लिखने में सुविधा हो सके। मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं और ध्यान रखूंगा कि आप सभी लिख सकें। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो 30 से 35 मिनट के बनाऊंगा, जिससे आपको देखने में सुविधा हो सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमने पहले वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति का पद क्या होता है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या है, राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किस प्रकार होता है, निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, इन सभी बातों के बारे में हमने चर्चा की थी। एक दो कमेंट और आए, मेरे पर्सनल मैसेज भी आए कि महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें और महाभियोग प्रक्रिया में फर्क है। तो मैं आपको बता देता हूं, महाभियोग प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों, ये ध्यान में रहे कि संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों, आपने निर्वाचन प्रक्रिया देखी थी, उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले रहे थे और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले रहे थे। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले रहे थे। यहाँ पर नोट लगा करके आपको ये ध्यान में रखना है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित और विधान परिषदों के
राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित व मनोनीत तथा जिस राज्य में विधान परिषदें हैं वहाँ के निर्वाचित व मनोनीत केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जो हटाया जाता है उसमें भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। वैसे विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग नहीं लेते हैं। तो राज्यों की विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव में शामिल नहीं होते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे थे, लेकिन महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि महाभियोग प्रक्रिया है, इसके बारे में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि महाभियोग प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है। तो महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि महाभियोग प्रक्रिया जो है वो कौन सी प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अर्ध न्यायिक क्यों है या ये अर्ध न्यायिक क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर न्यायिक प्रक्रिया होती तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हटाया जाता। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित कोई मामला नहीं चल सकता है। अब ये अर्ध न्यायिक क्यों है? राष्ट्रपति को तो संसद से हटाया जाता है, तो ये संसदीय प्रक्रिया क्यों नहीं है? तो ये भी मैं आपको बता दूं, इसको अर्ध न्यायिक क्यों कहा है, क्योंकि संसद का एक सदन जिसमें राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, दूसरा सदन उसकी जांच करता है। तो एक तरह से वो भी न्यायपालिका का काम कर रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो नोट लगाया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे तो ये मैंने आपको क्लियर किया है। आशा करता हूँ कि बिना असमंजस के आप पढ़ेंगे और कोई मन में संदेह नहीं रखें। और अब जो हम बात करेंगे वो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। हम टुकड़ों में करके पढ़ेंगे जिससे आपको याद करने में सुलभता रहे। पहली और दूसरी, एक तो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां होती है, दूसरा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। आपातकालीन शक्तियां, सामान्य शक्तियों में इसके भी हम टुकड़े कर देंगे। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां,
दूसरा विधायी शक्तियाँ, तीसरा वित्तीय शक्तियाँ, चौथा न्यायिक शक्तियाँ, पांचवा कूटनीतिक शक्तियाँ, छठा सैनिक शक्तियाँ, सातवां अन्य। ये जो शक्तियाँ हैं, सामान्य शक्तियों को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे जिससे आपको याद करने में सुलभता रहे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में पहली राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। ये हमने टुकड़े किए हैं। इसको आप नोटबुक में उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आज जो अध्ययन करेंगे वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में। क्या होती है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, या कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति की ऐसी कौन सी शक्तियाँ होती है जिनका निर्वहन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। दोस्तों, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका निर्वहन वह स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। तो ये आपको स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां निहित है। मैंने वैसे बोल दिया है, आप उसमें लिख सकते हो। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका निर्वहन वह स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। दूसरा,
एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 से भी आपको पता चलता है कि कार्यपालिका के समस्त कार्य, समस्त कानून, समस्त नियम राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। संचालित होंगे। स्वतंत्र के अंतर्गत हमें यह आभास होता है कि राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि समस्त कानून, समस्त कार्य या समस्त कानून राष्ट्रपति के नाम से बन रहे हैं। स्वतंत्र के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति कार्यों का बंटवारा कर सकता है। कार्यपालिका से संबंधित जितने भी विभाग हैं उनसे संबंधित नियम बना सकता है। राष्ट्रपति मंत्रियों को जो शपथ दिलाता है, विभाग बंटवारा नहीं करता है, विभाग का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उन विभाग से संबंधित जितने भी नियम हैं वो नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाए जा सकते हैं। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति को दर्शाता है। अनुच्छेद 78, इसमें राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ बताया है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जो कर्तव्य निर्वहन है उन बातों का इसमें जिक्र है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को समस्त देश में प्रशासन संबंधी या विधि संबंधी सारी सूचना राष्ट्रपति को देवे। प्रधानमंत्री का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना दें। राष्ट्रपति, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश में प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण से संबंधित सूचना मांग सकता है। तीसरा, प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना को राष्ट्रपति को देवे। तो अनुच्छेद 78 हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति की किस प्रकार से कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है। दोस्तों, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों में संबंध बनाने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर अंतर्राज्यीय परिषद
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है और राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं मिटा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप पॉज करके सुन करके आप नोटबुक में उतार सकते हैं। राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की जो नियुक्तियां करता है उसके अंदर, जैसा कि आप सबने सुना होगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, नियुक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो आपको सीमित सी लगती है। सीमित सी इसलिए लगती है क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति उसी व्यक्ति की करेगा जो लोकसभा में बहुमत प्राप्ति दल के नेता हो। जो भी लोकसभा में बहुमत दल के नेता का जो चुनाव है, बहुमत प्राप्ति दल का जो नेता है उसकी नियुक्ति ही राष्ट्रपति कर सकता है। तो आपको दोस्तों ध्यान होना चाहिए, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत प्राप्ति दल का नेता होना चाहिए। लोकसभा में बहुमत प्राप्ति दल का नेता होना चाहिए। और ये जो है, आपको मैं बता दूं कि ये जो जादुई आंकड़ा है, नंबर ऑफ गेम का मामला है। लोकसभा में 543 सांसद निर्वाचित होते हैं और बहुमत प्राप्ति के लिए 272 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी होता है। जिस भी दल के पास 272 सदस्यों का बहुमत है या जिस भी गठबंधन के पास, मान लो एक दल को 272 सदस्य जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, तो गठबंधन बना करके भी, जिस प्रकार से हमारे देश में वर्तमान में एनडीए की सरकार है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में गठबंधन से सरकार चली थी, तो 272 सदस्यों का बहुमत हासिल होना चाहिए। अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी है, मान लो किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ है या ना ही किसी एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है, तो राष्ट्रपति का स्वयं विवेक, संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को स्वयं विवेकीय शक्ति है, लेकिन स्वभाव में और प्रचलन में ऐसा है कि राष्ट्रपति को लगे कि किसी भी दल को बहुमत लोकसभा में नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से किसी भी दल के, या उनको लगे कि ये गठबंधन बहुमत हासिल कर सकता है, तो राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है या उन्हें आमंत्रित कर सकता है कि आप सरकार के लिए बहुमत सिद्ध कर सकते हो। तो ये आपको स्वयं विवेक के बारे में भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात, पीएम के परामर्श से अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति पीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
अब तीसरी चीज ये ध्यान में रखनी है आपको कि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि व्यवहार में ऐसा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रह करके लोकसभा में बहुमत प्राप्ति तक अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, या मंत्रियों का प्रधानमंत्री जिस मंत्री को विभाग चेंज करना चाहे या मंत्री पद से हटाना चाहे तो भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही मंत्री पद हासिल रह सकता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, और सभी मंत्री प्रसाद पर्यंत। आपके तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि मंत्री परिषद या कोई भी एक मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण किए रहता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। एक ऑप्शन ये आ जाए कि लोकसभा में बहुमत प्राप्ति तक या प्रधानमंत्री की इच्छा तक, तो ये भी आप एक व्यवहार में है, लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपना पद धारण करते हैं या प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्ति तक अपना पद धारण किया रहता है। जैसा वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, राजस्थान में जो अभी घटनाक्रम चला है कि इस राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्ति के लिए जो लड़ाई चली कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुमत प्राप्त था और विधायक दल के नेता के रूप में उनको चुना गया था। अब माननीय सचिन जी पायलट 19 विधायकों को लेकर के बाहर गए तो राज्यपाल को विपक्ष वालों ने कहा या राज्यपाल को ऐसा अंदेशा हो जाए कि विधानसभा में बहुमत से सरकार नहीं चल रही है या संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है तो बहुमत परीक्षण के लिए राज्यपाल कह सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने 102 विधायकों के समर्थन से पत्र राज्यपाल को सौंपा कि मेरे पास बहुमत हासिल है, आप फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं या बहुमत परीक्षण करा सकते हैं। अंततोगत्वा 14 तारीख से जो विधानसभा चली और अशोक गहलोत को बहुमत भी हासिल हुआ और उन विधायकों ने भी उनको समर्थन दिया। कुल मिलाकर के लोकसभा में बहुमत प्राप्ति दल के नेता की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में करता है। अब और भी कई सारी नियुक्तियां होती है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप जो राज्य हैं वहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये सभी पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। जैसा कि एक पद आता है CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। और ये ध्यान में रखना आपको कि CAG राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसी प्रकार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति तक वो कार्य ग्रहण करता है।
अब शपथ का जो मामला है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है, लेकिन शपथ प्रधानमंत्री की शपथ कोई नहीं लेता है, या मंत्री ऐसे शपथ नहीं लेता है कि मैं रक्षा मंत्री की शपथ लेता हूँ। केवल मंत्री की शपथ लेंगे। रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, जो भी मंत्रालय है, उन मंत्रालयों का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये प्रधानमंत्री तय करते हैं। राष्ट्रपति केवल उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं, ये आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। और विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राज्यपाल उस राज्य में होते हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीजेआई व अन्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है। दूसरी बात, जितनी भी शपथ है, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबकी शपथ का जिक्र हमारे संविधान की 3री अनुसूची में लिखित है। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ संविधान की अनुसूची 3री अनुसूची में नहीं है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। इनकी शपथ 3री अनुसूची में नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ के बारे में हमारे संविधान में जिक्र है। हमारे संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया है। बाकी अन्यों की शपथ के बारे में हमारे संविधान की 3री अनुसूची में लिखित है। तो राष्ट्रपति विभिन्न नियुक्तियां करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत विभिन्न पद रहते हैं। और कौन सी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ दिलाता है और प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। निर्वाचन आयुक्त व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। विभिन्न आयोग जैसे एससी आयोग, ओबीसी आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, विभिन्न जितने भी आयोग हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों के, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो विभिन्न सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, तो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की बहुत विस्तृत है। और राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में आपको बताया, और आगे हम विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो से बाहर नहीं जावे। धन्यवाद।